गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारा टॉपिक है केंद्रक। हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में अपन कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। तो देखो यहाँ पर केंद्रक है, ठीक है। तो केंद्रक की जो खोज है, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किसकी जड़ों में? आर्किड की जड़ों में की। ठीक है। पहला जो पॉइंट हो गया कि जो केंद्रक की जो खोज है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की। कब की? 1831 में की। और किसमें की? उन्होंने की थी आर्किड की जड़ों में की थी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें, केंद्रक पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना केंद्रक का अध्ययन, मैं पहले आपको लिखवा भी चुका हूं ऑनलाइन ऑफलाइन में। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी क्या कहलाएगा? कैरियोलॉजी कहलाएगा। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की, आर्किड की जड़ों में की। और केंद्रक का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? कैरियोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट देखें, केंद्रक कोशिका की गतिविधियों पर, जो केंद्रक है वो क्या काम करेगा? यानी कि कोशिका की गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण। केंद्रक कोशिका की गतिविधियों पर संचालन एवं नियंत्रण रखता है। इसलिए अपन क्या कहेंगे? इसलिए केंद्रक को क्या कहेंगे? नियंत्रण कक्ष के नाम से। इसलिए केंद्रक को नियंत्रण कक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, मैंने यहां पर लिखा कि केंद्रक का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? कैरियोलॉजी। और जो केंद्रक होता है वो कोशिका की गतिविधियों पर उनका संचालन करता है, उन पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रखने का कार्य करता है। इसलिए केंद्रक को अपन क्या कहते हैं? इसलिए केंद्रक को नियंत्रण कक्ष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यदि अपन देखें, कौन सा स्थान? प्राप्ति स्थान। तो ध्यान रखना जो केंद्रक होता है, केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और मैंने आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पढ़ा चुका हूं यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। नंबर 2 देखें कि मैंने यहां पर लिखा जो कि केंद्रक होता है वो कैसी कोशिका में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। स्तनधारियों की आरबीसी
लामा नीलहारी शैवाल, जिसको अपन ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा जीवाणु विषाणु, विषाणु जिससे अपन कहते हैं वायरस, एक्ट्रासेक्टा आदि में केंद्रक कैसा रहता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो केंद्रक होगा वो कैसी कोशिका में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। स्तनधारियों की आरबीसी की बात करें, ओट की बात करें, लामा की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, वायरस की बात करें, इन आदि में केंद्रक कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में देखो, अगर अपन बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। जबकि अगर बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्ट, जबकि अपन बात करें किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है, अस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। अस्पष्ट केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। इसमें डीएनए किसके रूप में, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होगा, डीएनए नगन रूप में पाया जाता है। डीएनए नगन रूप में पाया जाता है, जिसे जीनोफोर या फिर इसे अपन न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया यहां पर, यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होगा वो स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा। जबकि अगर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होगा वो स्पष्ट केंद्रक का अभाव होगा, और जो डीएनए पाया जाएगा वो किसके रूप में पाया जाएगा, नगन के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें संख्या एवं आकार की, तो ध्यान रखना एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। मैंने क्या लिखा यहां पर कि एक कोशिका में केवल एक केंद्रक पाया जाता है, जबकि कुछ कोशिका में दो केंद्रक पाए जाते हैं। अगर आपसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो पैरामीशियम कॉमा ओपासिटी, ठीक है।
यानी कि एक कोशिका के अंदर केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि कुछ ऐसी कोशिकाएं जिनकी एक कोशिका में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 2 केंद्रक। अगर अपन बात करें वोकेरिया की और रेखित पेशियों की, इनमें एक से पेशियों में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें वोकेरिया की और रेखित पेशियों में, तो इसमें क्या होगा? एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो बहुकेंद्रीय पादप कोशिका, ये इंपॉर्टेंट है। बहुकेंद्रीय पादप कोशिका को सन कोशिका तथा क्या कहेंगे? सन कोशिका तथा जंतु कोशिका को, जंतु कोशिका को सिंसियम, सिंसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि बहुकेंद्रीय पादप कोशिका। यदि पादप कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं तो उसे कहेंगे सन कोशिका, और यदि जंतु कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे? सिंसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंसियम। तो इसको आप ध्यान रखना कि एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाएगा, जबकि कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे पैरामीशियम है और उपास्थीय, इनकी कोशिका में 2 केंद्रक हैं। लेकिन अगर अपन बात करें वोकेरिया की और रेखित पेशियों की, तो इसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो बहुकेंद्रीय पादप कोशिका को, बहुकेंद्रीय पादप कोशिका को क्या कहेंगे? सन कोशिका। और यदि जंतु कोशिका में, एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं तो उससे अपन क्या कहते हैं? सिंसियम कहते हैं। ठीक है, देखो या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप, ले लिया? ठीक है, तो आगे देखो, इसी के अंदर आगे चल रहा है कि केंद्रक का जो आकार है, इसी के अंदर अपन आगे लिखना है कि केंद्रक का आकार केंद्रक का आकार गुणसूत्रों की संख्या एवं केंद्रक द्रव्य पर निर्भर करता है। भाई केंद्रक का जो आकार होता है वो किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्रों की संख्या पर और केंद्रक द्रव्य के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। तो अगली लाइन से अपन लिख सकते हैं कि केंद्रक और केंद्रक द्रव्य, केंद्रक और केंद्रक द्रव्य का आयतन एक निश्चित अनुपात में होता है। भाई यहां पर ध्यान देना कि मैंने लिखा है जो केंद्रक का जो आकार है वो किस पर निर्भर करेगा? केंद्रक का आकार निर्भर करेगा गुणसूत्रों की संख्या के ऊपर और केंद्रक द्रव्य, या फिर अपन कहें केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होगा उस पर निर्भर करता है। उसके बाद में मैंने अगली लाइन में क्या लिखा? केंद्रक और केंद्रक द्रव्य का आयतन एक निश्चित अनुपात में होता है। और यह जानकारी हार्टविग नामक
वैज्ञानिक ने दी। केंद्रक और केंद्रक द्रव्य का जो आयतन होता है वो एक निश्चित अनुपात में होता है, और ये जानकारी किसने दी? हार्टविग नामक वैज्ञानिक ने दी। तो ये हार्टविग ने इसे सूत्र द्वारा समझाया, और वो सूत्र कौन सा है? एनटी बराबर, सूत्र हो जाएगा Vn Vc और Vn। उन्होंने ये सूत्र दिया था, ठीक है। यहां पर एनपी का मतलब होता है न्यूक्लियो प्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है। Vn का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और Bc का मतलब होता है Vc। C V का मतलब वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ये मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बता दी है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हार्टविग ने दिया एनपी, यानी कि एनपी का मतलब होगा न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, Vn यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्मिक और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इसके द्वारा इन्होंने समझाया। अब ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि पादप कोशिका में केंद्रक किनारों की तरफ, मैं यहां पर लिख देता हूं, पादप कोशिका में केंद्रक किनारों की ओर पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक कैसे भाग में? मध्य भाग में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पादप कोशिका में जो केंद्रक पाया जाएगा वो किनारों की तरफ पाया जाएगा, और जंतु कोशिका में जो केंद्रक पाया जाएगा वो कहां पर पाया जाएगा? मध्य भाग की ओर पाया जाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, वापस से देख लो। यानी कि केंद्रक और केंद्रक द्रव्य का आयतन एक निश्चित अनुपात में होता है, और ये जो जानकारी है ये हार्टविग ने दी थी, और इसी सूत्र के द्वारा ये सूत्र समझाया, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्मिक्स। तो पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक किनारों की तरफ, जंतु कोशिका में केंद्रक कहां पर होगा? मध्य भाग। एक इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार ये और देख लो। सबसे बड़ी आरबीसी पूछे आपसे तो ध्यान रखना हाथी की, और छोटी पूछे तो ध्यान रखना कस्तूरी मृग की। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है, और सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? कस्तूरी मृग की। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।